जनरली मैं बैठकर बात नहीं करता हूँ, यूजुअली खड़े खड़े मैं करता हूँ। और आपने देखा होगा ज्यादातर जो सेशन है वो सारे इंटरेक्टिव सेशन होते हैं, पर आज का जो सेशन है वो सेशन कहानियों का सेशन है। कुछ लोगों की कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, और ये जो सेशन है वो पूरा पूरा गांधी जी को समर्पित है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये सेशन जो है 30 जनवरी को रखा गया है, क्योंकि इस पूरे सेशन के अंदर हर जगह के ऊपर पीछे बैकग्राउंड के अंदर गांधी है और फोरग्राउंड के अंदर सारी दुनिया का हाल। तो ये भी मैं आपको बात कर दूं, मैं दो चीजों की बात करने वाला हूं। एक बात है वो है मीडिया के बारे में, यानी हम लोगों की सारी जिंदगी, हमारा सारा जीवन सुबह से लेकर रात तक और बचपन से लेकर काम करने जाने तक जिस चीज से संचालित होता है। अच्छा हुआ कि हम लोगों ने ब्रेन की बात पहले कर ली थी, इसमें ब्रेन बीच बीच में आएगा। हमारे सारे जीवन को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। हम लोगों को ये लगता है कि हम जो करते हैं वो अपनी मर्जी से करते हैं। ये होता है ना कि हम लोग जो भी डिसीजन लेते हैं, हम लोग कुछ खरीदने जाते हैं तो अपनी मर्जी से खरीदने जाते हैं। हम लोग जो खाते हैं अपनी मर्जी से खाते हैं। आप जो भी कुछ खाते हैं अपने स्वाद के लिए, और वो स्वाद कौन सा है वो आप पसंद करते हैं। कौन से कपड़े पहनने हैं आप पसंद करते हैं। हम सभी को ऐसा लगता है कि हमारी जो जिंदगी, और कौन सा आपने प्रोफेशन पसंद किया है, कौन सा आपने विषय पसंद किया है, कौन सा आपने मोबाइल पसंद किया है, कौन सी मोटरसाइकिल आप लेते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हमको अंदर से ऐसा लगता है कि ये डिसीजन हमने लिया है, ये डिसीजन हमारा लिया हुआ है और हमारी फ्री चॉइस से वो डिसीजन लिया हुआ है। परंतु जैसा हमको लगता है वैसा है नहीं। हमको ये लगता है कि हमने अपनी मर्जी से, इतना ही नहीं, मैं और भी बात कर रहा हूं, सारी जिंदगी आपको ये लगता है कि आपने जिसको वोट दिया है, जिस या क्या कहते हैं उसको, एमएलए को जिसमें आपने चुना है, जिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आपने चुना है, या जिस पार्टी को आपने वोट दिया है, वो आपने अपनी मर्जी से दिया है, आपने सोच समझ के दिया है। वो भी सही नहीं है। इस बात के डिटेल के अंदर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि हमारे दिमाग का संचालन कौन कर रहा है। हमारे दिमाग का संचालन, हमारी जो पसंदगी है, हम जो जो चीज पसंद करते हैं, हम जो जो चीज खरीदते हैं, जैसी जिंदगी हम जीना चाहते हैं, जिन जिन चीजों की हम इच्छा रखते हैं। रानी ने बताया इच्छा के बारे में। वास्तव में रानी शब्द जो है वो तृष्णा है। अभय ने उसको सरल करने के लिए उसको इच्छा कर दिया है, पर मूल शब्द जो है वो है तृष्णा। तृष्णा यानी किसी चीज की चाहत, किसी चीज की चाहत। चाहत का मतलब कोई चीज मेरे काबू में हो, कोई चीज मेरे जेब में हो, कोई चीज मेरे घर में आ जाए, उसको ऑन करने की इच्छा, किसी चीज को ऑन करने की इच्छा। और जो रानी ने बताया हमारी समाज सेवा करने की इच्छा, तो समाज सेवा करने की इच्छा क्या है? कुछ देने की इच्छा है। ये जो है कुछ देने की इच्छा है। समाज सेवा की जब इच्छा करते हैं हम, तो देने की इच्छा है। तृष्णा क्या है? कुछ प्राप्त करने की इच्छा। जो मेरे पास नहीं है उसे मुझे प्राप्त करना है, और वो मेरे मालिकी का हो जाए, उसके ऊपर मेरा अधिकार हो, वो कोई मुझसे वो छीन ना सके। पर वो चीज मेरे पास अभी है नहीं और मुझे वो पानी है। तो इस प्रकार की इच्छा। पर ये सब कहानी कहां से शुरू होती है, मैं उसकी कुछ कैरेक्टर्स हैं इतिहास के अंदर। आप लोगों को किसी ने बताया है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। मेरा जो विषय है, जिस विषय में मैंने अध्ययन किया है, फॉर्मल एजुकेशन, मेरा अध्ययन का विषय है इतिहास। आप लोगों ने मुझे ब्रेन की बात करते हुए सुना होगा और कुछ और एजुकेशन की बात करते सुना होगा, दूसरी चीजें। वो सब मेरे दिलचस्पी के विषय हैं, और ये दिलचस्पी के विषय जब जब मुझे अच्छा लगता है तो मैं पढ़ता हूँ, और जो कुछ भी पढ़ता हूँ, सीखता हूँ, करता हूँ, वो सब लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। अभी कोई पूछ रहा था कि मैं पढ़ता हूँ तो बहुत टेंशन होता है, पढ़ते समय बहुत टेंशन होता है, और टेंशन के कारण फिर मैं पढ़ नहीं पाता हूँ।
तो मैंने उनको सलाह दी कि आप जो कुछ पढ़ रहे हैं उसको ऐसा सोच कर पढ़िए कि मैं किसी के लिए पढ़ रहा हूं, किसी व्यक्ति के लिए पढ़ रहा हूं। आप मेडिकल की पढ़ाई अगर कर रहे हैं, कोई सिंड्रोम आ गया है, तो पढ़ने के पहले सोचिए कि आपके भाई को, आपकी बहन को, आपके परिवार में से किसी को वो रोग हुआ है और आपको उसको ट्रीट करना है। ऐसा सोचकर जब आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो सारी की सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगी, क्योंकि आप समझ के सीखेंगे। फिर आप परीक्षा पास करने के लिए नहीं सीख रहे हैं। कभी भी पढ़ना हो तो दिमाग में से निकाल देना है कि मुझे परीक्षा देनी है और मुझे पास होना है। मैं जब भी पढ़ता हूं मैं कभी सोचता ही नहीं हूं कि मुझे परीक्षा में पास होना है। मैं आपको और भी अपनी राज की बात बता दूं, एक मेरे कभी भी किसी भी विषय में अच्छे मार्क्स नहीं आए। हमारे यहाँ एक वो होता है पास मार्क्स कहते हैं, पास मार्क्स। तो मैं हर विषय में, हायर सेकेंडरी तक हर विषय में पास मार्क्स लेकर पास हुआ। और एक बार तो मुझे मालूम है कि किसी के अंदर पास विद ग्रेस, तो 36 मार्क्स मिलने चाहिए थे, तो मुझे 35 आए थे और एक नंबर जो है मुझे दया खाकर स्कूल वालों ने दे दिया। पर मैंने कभी ये नहीं सोचा मार्कशीट देखने के बाद में कि अरे ऐसा क्यों हुआ। मुझे हायर सेकेंडरी से ऐसा लगता था कि ये जो परीक्षा की पद्धति है वो बराबर नहीं है, ये परीक्षा का जो तरीका है वो बराबर नहीं है, और इसलिए मुझे अगर कम मार्क्स मिलते हैं तो मेरा कोई दोष नहीं, जो दोष है एजुकेशन सिस्टम का। कभी वो लोग पछताएंगे मैं हमेशा ये सोचता था कभी ये लोग पछताएंगे कि इन्होंने मेरे को कम मार्क्स दिए। खैर, तो वो जो है, और वो हमेशा से ऐसे रहा। मैं बहुत अच्छी इच्छा है। हाँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा आता था। मैं बताऊं आपको कि मैं हायर सेकेंडरी में जब था तो प्रैक्टिकल में मेरे 50 में से 48 नंबर आते थे। प्रैक्टिकल मार्क्स में, चाहे वो लोकल परीक्षा ली हो या तो बाहर से आया हो एग्जामिनर, तो मेरे हमेशा 50 में से 48, 49, 47, 45 से कभी कम नंबर प्रैक्टिकल में नहीं आए। और थियरी में मेरे नंबर आते थे 100 में से 36, 100 में से 36। और मैं 2 ही प्रश्न का जवाब लिखकर आता था, बाकी का छोड़ देता था, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता था कि इसमें क्या लिखूं, क्योंकि ऐसी कुछ थियरी होती थी जो मेरे समझ में नहीं आई, तो मैंने छोड़ दिया। तो 2 प्रश्न लिख कर आए हो तो 36 मार्क मिल गए तो बहुत हो गया। ऐसा मैं समझता था कि बराबर जितना लिखा है वो बराबर लिखा है। जो मुझे नहीं आता तो मैंने कभी लिखा ही नहीं परीक्षा में, उसके मार्क्स भी नहीं मिले। अच्छा है, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, जो उन्होंने कहा कि टेंशन होता है, पढ़ने में टेंशन होता है। आपने सब वो आगे उन्होंने तुरंत याद किया कि आपने पिछली बार मलेरिया बताया था, तो हमको अभी भी याद है। पर मैं आपको बताऊं, मैंने मलेरिया कब सीखा। मुझे जब मलेरिया हुआ तो मैं किताब लाके पढ़ने लगा कि मलेरिया होता है क्यों है और मुझे क्यों हुआ, और दूसरी बार नहीं हो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो उसके लिए इधर उधर, और जहां मैं काम करता था वहां हॉस्पिटल था, तो उनके पास में तरह तरह की किताबें भी थी, तो सब किताब निकाल करके, आप लोगों के नंबर क्यों कम आते हैं, क्योंकि आपने तो कितनी सारी बीमारियों के बारे में पढ़ा है। मैं तो खाली एक ही बीमारी के बारे में पढ़ा, वो तभी पढ़ा जब मुझे हुई। मैंने बहुत सारी बीमारियों के बारे में पढ़ा है। जब मुझे हृदय रोग हुआ तो मैंने हृदय रोग के बारे में पढ़ा, जब मेरी कमर दुखती थी तो मैंने कमर दुखने के बारे में पढ़ा, मलेरिया हुआ तो मलेरिया के बारे में पढ़ा, अभी पिछली बार मुझे टाइफाइड हुआ था तो मैं टाइफाइड के बारे में पढ़ा बैठे। पर मैं जब तक जरूरत नहीं होती तब तक वो पढ़ता नहीं हूं। पर अपन किसी के लिए अगर पढ़ते हैं तो ये टेंशन नहीं रहता है कि समझ में आएगा कि नहीं समझ में आएगा। तो ये जीवन के अंदर एक, तो आज का जो विषय है वो कुछ लोगों की कहानी है। इसमें से पहला व्यक्ति जो है जिसकी कहानी मुझे आपको सुनानी है, और इस कहानी के बारे में थोड़ा सा निर्माण के एक अंक में आ भी गया है। पिछली बार मैंने ऐसे ही लोग बैठे हुए थे और मैंने बात की थी कि एडवर्ड बर्निस के बारे में आपको जानना चाहिए। तो निर्माण के किसी लड़के ने उसका अध्ययन करके, मुझे लगता है विकिपीडिया पर जाकर देखा, और उसके ऊपर से मराठी के अंदर एक छोटा सा पर अच्छा सा लेख उसने लिखा है। ये एडवर्ड बर्निस था कौन? ये आज से 100 साल पहले की बात है। पिछली जो सारी शताब्दी थी, अभी तो 2012 चल रहा है, मैं जो आपको बात कर रहा हूं वो बात है 1901 से और 2000 पूरा हुआ तब की,
यानी पिछली पूरी शताब्दी, 100 साल की बात है, पिछली पूरी शताब्दी एक व्यक्ति के कारण से सारी दुनिया बदल गई, और वो व्यक्ति था एडवर्ड बर्नीस। एडवर्ड बर्नीस जो था, हमने फ्रायड का नाम सुना है सभी लोगों ने, है ना, फ्रायड का नाम सुना है, जिन्होंने मनोविश्लेषण के ऊपर, साइको एनालिसिस के ऊपर काम किया। ये फ्रायड का भतीजा था, फ्रायड का भतीजा था, और वो अमेरिका चला आया था। पिछली शताब्दी के शुरू के दिनों में वो अमेरिका चला आया और साथ में फ्रायड की किताबें भी ले गया। तो उन दिनों में अमेरिका में फ्रायड का कोई बहुत अध्ययन वगैरह हुआ नहीं करता था, बहुत कम लोग फ्रायड के बारे में जानते थे। तो इसने फ्रायड की किताबें छपवाकर बेचना शुरू किया, और फ्रायड की जो जानकारियां थी, फ्रायड ने कहा कि मनुष्य जो होता है उसका अवचेतन मन होता है, चेतन मन होता है। तो आज हम अपने ब्रेन की जब बात करें तो उसमें लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन समझ लो उसको। जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो चेतन होता है, वो देखता रहता है, सुनता रहता है। अवचेतन मन जो है वो आपके जाने बिना, आपको पता भी नहीं है, और अवचेतन मन में बहुत सारी जानकारी चली जाती है। कैसे चली जाती है, हमने पहले दिन देखा था। जब भी आप कोई वीडियो देख रहे होते हैं, जब भी आप कोई फिल्म देख रहे होते हैं, आप कहीं गए हैं, घूम रहे हैं, तो आप गए हैं किसी काम से, पर आपकी आंखें खुली हुई है, और आप जहां जहां से गुजरते हैं उसका सारा का सारा दृश्य जो है वो आपके दिमाग में अंकित हो जाता है। मैंने पहले दिन पूछा था आप लोगों को, तो शोले का डायलॉग के बारे में पूछा था। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको अपना प्राइमरी स्कूल याद है? जैसे ही मैं प्राइमरी स्कूल की बोलता हूं, प्राइमरी स्कूल का पूरा चित्र आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है। आप उसका एक एक कमरा देख सकते हैं, उसका मैदान देख सकते हैं, आप किस पेड़ पर चढ़ते थे और उतरते थे, पूरा का पूरा दृश्य आपके सामने है। ये कैसे होता है? आपने याद किया था प्राइमरी स्कूल को कभी? उस समय तो आपके पास मोबाइल फोन भी नहीं था, आपने कोई उसका फोटो भी निकाल के रखा हुआ नहीं है, बार बार देखते हो, रिवाइज करते हो, कुछ भी नहीं किया है। और फिर भी प्राइमरी स्कूल जिसको छोड़े हुए आपको 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, 18 साल हो गए, उस स्कूल की एक एक चीज, एक एक दीवार, एक एक खिड़कियां, एक एक दरवाजा आप अपने आंख के सामने ला सकते हैं अभी भी। प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाते थे, कोई चित्र देख थोड़ी जाते थे प्राइमरी स्कूल का, पर वो आपके ब्रेन में आपकी जो विजुअल मेमोरी है, उस विजुअल मेमोरी में बिल्कुल वैसा का वैसा, जैसे कि आप वीडियो कैमरा लेके गए हो और आपने पूरी फिल्म उतार ली हो, उस फिल्म की तरह से वो पूरा का पूरा प्राइमरी स्कूल आपके दिमाग में अंकित है। ये कैसे होता है? ये अवचेतन मन है आपका, कॉन्शियस नहीं है, आपने कॉन्शियसली कुछ नहीं देखा है, पर फिर भी वो रजिस्टर, तो आंख से आप जो भी कुछ देखते हैं वो आपके दिमाग में जाकर कहीं पर रिकॉर्ड हो जाता है। और अगर आप फिर से उसको याद करना चाहें तो फिर से आपकी मेमोरी में आ जाएगा, रैम के अंदर आ जाएगा। पर आपके दिमाग की मेमोरी इतनी ज्यादा है कि जिसकी कोई बात नहीं है। आज कोई व्यक्ति पूछ रहे थे तो मैंने उनको बताया भी, 2-3 लोगों ने बात किया, आपका जो दिमाग है, गूगल के पास में अगर कोई सर्वर होगा, गूगल के पास में अगर कंप्यूटर होगा तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी? बहुत होगी ना। गूगल के पास में अगर कोई कंप्यूटर होगा तो उसकी कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा होगी। गूगल के कंप्यूटर से नहीं बिल्कुल कम से कम 100 गुना ज्यादा आपके ब्रेन की कैपेसिटी है। ब्रेन का वीडियो जब हम देख रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि सारी दुनिया के लोग एक साथ मोबाइल का इस्तेमाल करें और एक दूसरे को फोन करें तो कितने कनेक्शन होंगे? लाखों अरबों कनेक्शन होंगे। और हमारा ब्रेन इतने कनेक्शन 1 सेकंड में बनाता है। सारी दुनिया के मोबाइल एक साथ आप डायल करें नंबर, वो जितने कनेक्शन होंगे उतने कनेक्शन हमारा दिमाग 1 सेकंड में बनाता है, और बिल्कुल आवाज किए बगैर। तो इतनी ब्रेन की कैपेसिटी है। तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। और जो भी कुछ आप देखते हैं, जान के देखते हैं कि अनजाने में देखते हैं। आप टीवी देखते हैं तो आप एक एक दृश्य को देखते नहीं है, याद नहीं करते हैं, पर वो बिना आपको याद किए वो आपके दिमाग में चला जाता है। जैसे शोले की पूरी फिल्म आपके दिमाग में रिकॉर्ड की हुई,
डीवीडी के ऊपर हो, इस प्रकार से आपके दिमाग में शोले, दीवार, देवदास, जो भी फिल्में आती हैं वो सब फिल्में आपके दिमाग में रजिस्टर हैं। उसका एक खाली स्नैप अगर आपको मैं बताऊं, उसकी खाली एक फोटो आपको बताऊं तो आप कह देंगे ये किस फिल्म का है। ऐसे ही गाना, सारे गाने आपके दिमाग में रजिस्टर हैं। मैं कोई एक गाना गाऊंगा, आप तुरंत बता देंगे ये गाना किस फिल्म का है। इतनी आपकी कैपेसिटी है, पर ये अनजाने में हो रहा है। आप अपना काम कर रहे हैं, साथ में आपने रेडियो ऑन किया हुआ है, मोबाइल के ऊपर आप गाने सुन रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं बैठकर, बैकग्राउंड में रेडियो बज रहा है, फिर भी वो रेडियो से सीधा दिमाग के अंदर गाना आपके रजिस्टर हो जाता है। आपका ध्यान पढ़ने में है, फिर भी वो गाना रजिस्टर हो जाएगा। अब इस बात का उपयोग एडवर्ड बर्निस ने किया। फ्रायड ने ऐसा बताया था कि आपका जो अवचेतन मन है, उस अवचेतन मन में कई प्रकार की दबी हुई इच्छाएं होती हैं, कुछ वासनाएं होती हैं। आप कई बार जो निर्णय लेते हैं, वो निर्णय आप कॉन्शियसली नहीं लेते। आपकी जो गलत भावना है वो आपको, आपका अंदर जो लोभ है जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ऐसे 6 शत्रु हमारे देश में बताए गए हैं। हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, सभी धर्मों ने आदमी के 6 शत्रु बताए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर यानी ईर्ष्या। मत्सर यानी ईर्ष्या करना किसी की, कि इसके पास मेरे से अच्छा, इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, ये मत्सर। ये फ्रायड का कहना क्या था कि ये जो चीजें हैं, ये चीजें आदमी जो है रैशनल निर्णय लेने के बजाय इररैशनल निर्णय लेना कई बार ज्यादा पसंद करता है। जिस चीज के लिए मना किया हो, कोई चीज वर्जित है, आपको ये कहा गया कि इधर मत जाना, माँ बाप आपको कहें इधर मत देखना, तो आप उधर ही देखोगे। जिस चीज का नियम स्कूल में बनाया हुआ होता है कि ऐसा काम नहीं करना है, तो आप वो नियम तोड़ेंगे और वैसा ही काम करेंगे जिसके लिए मना किया हो। तो फ्रायड का कहना ऐसा था कि हमारा दिमाग कुछ ऐसा बना हुआ है कि वो जिन चीजों को मना किया हुआ है वो चीज करने की तरफ प्रेरित होता है, और जब निर्णय लेना होता है तो वो लॉजिकल सही निर्णय लेने के बजाय इलॉजिकल निर्णय ले लेता है। और फ्रायड ने उसके लिए प्रयत्न क्या किया कि आप ऐसा ना करें, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उसने मनोविश्लेषण का एक ट्रीटमेंट का तरीका बनाया जिससे आदमी की ये जो खराबियां हैं उनको दूर किया जा सके। तो फ्रायड का काम क्या था कि जो हमारे में कमियां हैं, उन कमियों को कैसे दूर किया जा सके। ये जो एडवर्ड बर्निस था, फ्रायड का भतीजा, उसने ये पढ़ा था फ्रायड का, उसको लगा कि ये जो आदमी में कमियां हैं, है ना, ये जो आदमी की कमजोरी है, उस कमजोरी का लाभ क्यों नहीं उठाया जाए। ये तो मालूम है कि आदमी में कमजोरी है, पर इस कमजोरी का लाभ हम 2 काम के लिए उठा सकते हैं। एक काम है पैसा कमाना, एक काम है पैसा बनाना, और दूसरा है सत्ता की प्राप्ति करना। पावर और पैसा, 2 चीजों की प्राप्ति के लिए आदमी की कमजोरी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, उसका अध्ययन एडवर्ड बर्निस ने किया। एडवर्ड बर्निस पहले विश्व युद्ध के समय में अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, उनका वो प्रेस सलाहकार था। प्रेस सलाहकार होता है ना, जो राष्ट्रपति को सलाह देता है कि भाई आपकी न्यूज ज्यादा अच्छी तरह कैसे आए, आपने जो पॉलिसी ली है उस पॉलिसी को लोगों के गले कैसे अपन उतार दें। तो उन दिनों में अमेरिका के प्रेसिडेंट ने जो गलत निर्णय लिए, वो गलत निर्णय वास्तव में सही निर्णय है, ये लोगों के दिमाग में उतारने के लिए अखबार में कैसे उसकी जानकारी दी जाएगी, अखबार में फ्रंट पेज के ऊपर किस तरह का हेडिंग आएगा। शुरू के दिनों में रेडियो था, तो रेडियो के ऊपर उस न्यूज को कैसे बताया जाएगा, और फिर फिल्म आ गई थी उस जमाने में, तो फिल्म के अंदर भी उस प्रकार की चीजों को कैसे बताया जाएगा, इसका उसने सारा प्रबंध किया। और उसका जो ये प्रेस वाला काम है, वो पहले विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध, वियतनाम के अंदर जब अमेरिका के लोग आक्रमण करने के लिए गए और वियतनाम के अंदर इतने दिनों तक उन्होंने खूब सारा नुकसान किया, तो उसको भी रैशनलाइज करने के लिए, प्रेस के अंदर और टीवी में रैशनलाइज करने के लिए, इसको कैसे अपन
प्रस्तुत करेंगे, वो बर्निस तय करता था। तो बर्निस 103 साल का होकर मरा। बर्निस 103 साल की उम्र में मरा और लगभग उसने अपनी जिंदगी के 70 ईयर्स 70 साल इस दुनिया को बेवकूफ बनाने में खर्च किए। तो काफी लंबा जीवन उसका था। सबसे पहला उसको काम मिला, ये जब प्रेस का काम करता था ना, तो पहले विश्व युद्ध के समय क्या हुआ कि बहुत मंदी थी। अभी जैसे मंदी आई ना, बीच में रिसेशन आया, तो उस प्रकार से पहले विश्व युद्ध में अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा रिसेशन आया। और पहले विश्व युद्ध के समय में एक नई चीज अमेरिका में आई। वो नई चीज क्या थी? पहले लोग बाग जो उद्योग होते थे, फैक्ट्रीज होती थी, तो उस फैक्ट्रीज में बहुत सारे लोग काम करते थे और प्रोडक्ट बनाते थे। उसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता था। फोर्ड का नाम आपने सबने सुना होगा, है ना, क्योंकि फोर्ड का नाम अभी भी चलता है। अभी इंडस्ट्री के पर्दे पर फोर्ड महाशय का आगमन होगा। फोर्ड ने क्या किया कि इतने सब लोगों की जरूरत नहीं है, इतने सब लोगों की जरूरत नहीं है। उसने प्रोडक्शन का एक ऐसा तरीका इजाद किया जिसमें मजदूरों की संख्या कम लगे और मशीन जल्दी ज्यादा तेज से चले। तो प्लांट्स को थोड़ा ऑटोमेटिक बनाना, और फिर ये होता था कि एक चेन होती थी पूरी, यानी जो कार बनाने का काम था, तो कार के अंदर एक जगह से चेसिस चल रही है, तो एक आदमी जो है वो खाली उसमें पहिया लगा रहा है, पहिया उसमें ये किया और वो चेसिस वो आगे बढ़ जाता है, उसकी जो बेल्ट है आगे बढ़ जाती है। दूसरा आदमी उसके अंदर खाली 6 नट टाइट करता है, आगे बढ़ जाता है। आगे उसके ऊपर वो डिफरेंशियल गियर लगाएगा एक आदमी, फिर आगे बढ़ा उसके ऊपर। तो ऐसे उसने ऐसी चेन बनाई, बेल्ट सिस्टम बनाया, जिसके कारण से प्रोडक्शन की गति बहुत बढ़ गई। इतनी बढ़ गई कि कारों की जो बिक्री होती थी उसकी तुलना में कारों का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया। उस कार का क्या करें? और वो तो एक बार आपने मशीन ऐसी बना दी है, जो मशीन बाजार में जितना बिकता है उससे ज्यादा प्रोड्यूस करती है, तो वो मशीन तो चलती रहने वाली है। फोर्ड को चिंता हुई कि ये होगा क्या अमेरिका का, और रिसेशन था, लोग खरीद नहीं रहे थे। तो उसने एडवर्ड बर्निस को बुलाया, उसको कहा कि ये क्या करें, हमारी मुश्किल हो गई है, तुम जैसा राष्ट्रपति को कि गलत बातों को बेच देते हो, हमारी कार को बेच के बताओ तो जाने। तो उसने कहा बहुत आसान है, आप ये कार क्यों बेच रहे हो? वो तो कह रहे हैं कि इस कार के अंदर, मेरी कार इस स्पीड से चलती है, इसके अंदर ये सहूलतें हैं और आपके जीवन की जरूरत है। ओके, ऐसे नहीं बेचते हैं। तो कैसे बेचते हैं कि कार के पास में एक सुंदर लड़की को खड़ा करो, कार के एडवर्टीजमेंट के लिए इसको सुंदर लड़की को साथ में खड़ा रखो, और कार और सुंदर लड़की दोनों को इक्वेट करो कि नई कार खरीदना यानी क्या है? सुंदर लड़की प्राप्त करना। वो एडवर्टीजमेंट जब होता है तो उसमें कोई कार की तरफ नहीं देखता है, पहले तो लड़की की तरफ देखते हैं, सभी लोग लड़की की तरफ देखते हैं। पर अब हम क्या बात कर गए हैं, प्राइमरी स्कूल आपको याद करना हमेशा, देख रहे हैं हम लड़की, पर कार का फोटोग्राफ जो है वो आपके राइट ब्रेन में चला गया और वहां जाकर अंकित हो गया। लड़की आप देख रहे हैं, कार का फोटोग्राफ वहां चला गया। अभी सिर्फ इतने से रुकना नहीं है, वो क्या कह रहा है आपको, नई कार क्यों खरीदना है? अब पहले के जमाने में क्या थे लोग, एक कार बिगड़ जाती थी, जब कार रिपेयर होने के लायक नहीं रहती थी तब लोग अपनी कार बदलते थे। अमेरिका की बात कर रहा हूं। अमेरिका में पहले विश्व युद्ध के पहले हालत ये थी कि लोगों की कार जब तक रिपेयर होती तब तक वो लोग रिपेयर करा के चलाते थे, पर जब मैकेनिक ये कह दे कि साहब अब ये रिपेयर का खर्चा ज्यादा है और रिपेयर कराने का कोई फायदा नहीं है, तब लोग उस कार को निकाल कर नई कार खरीदते थे। एडवर्ड बर्निस ने क्या कहा कि इस तरह से जो कार खरीदेंगे लोग तो ये कार का धंधा चलने वाला नहीं। तो आपको कार क्यों खरीदना है? आपको इसलिए खरीदना है कि ये पुरानी कार आपके स्टेटस के लायक नहीं रही। ये जो पुरानी कार है वो
अब फैशन में नहीं है। अगर हमारे देश का उदाहरण दें तो मारुति 800 या क्या फ्रंटी क्या बोलते हैं, मुझे कारों के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, पर मारुति 800 फैशन में है। आप सबको तो पता होगा, नहीं है ना, फैशन में नहीं है। तो मारुति वाला क्या करेगा, जैन बनाएगा, उसके बाद में अल्टो बनाएगा, उसके बाद में कोई और बनाएगा, एस्टीम बनाएगा, है? और क्या कहेगा आपको, पुरानी कार लेकर आइए, नई कार ले जाइए। पुरानी कार लेकर आइए, नई कार ले जाइए, आपकी पुरानी कार के ऊपर 10,000 रुपए की छूट या 30,000 रुपए की छूट, 40,000 रुपए की छूट वगैरह वगैरह। ये काम एडवर्ड बर्निस ने फोर्ड के कंपनी में शुरू करवाया और हर एक कार के साथ में एक सेक्स का सिंबल होना वो जरूरी कर दिया। कार को जब लॉन्च कर रहे हैं तो बहुत कम कपड़े पहनी हुई लड़कियां, वो एक कार के बोनट पर बैठी हुई है, दूसरी पीछे बैठी हुई है। ये आप लोगों ने देखे होंगे कार लॉन्च के प्रोग्राम, देखे कि नहीं देखे? अब फोर्ड को लोभ हुआ कि और इसको अगर करना है तो क्या करेंगे, और भी कार को बेचना है तो क्या करेंगे। एडवर्ड बर्निस ने बताया, आप लोगों के जमाने की अभिनेत्री नहीं है तो वो नाम सुनकर नंदा को याद आएगा, मर्लिन मोनरो को इसमें बिठा, कार के साथ में मर्लिन मोनरो को बिठा। उस जमाने की ऐश्वर्या राय थी वो, नंदा के जमाने की ऐश्वर्या राय थी। मैं तो नंदा से छोटा हूं, नंदा की बात। ये अपना जेजेवीएस में पूजा बेदी पे जो सीन है ना, वो मर्लिन मोनरो का सीन है। अच्छा, ये सबको याद आएगा। अच्छा, तो उस जमाने में फिर दूसरा उसने ये किया कि फिल्मों का असर बहुत था, लोग अक्सर फिल्म देखने के लिए जाया करते थे। तो जो फिल्म कंपनी है, फिल्म का डायरेक्टर है, उसके साथ में बात किया कि आपकी फिल्म में ये कार बताओ आप हमारी। तो आपका फिल्म बनाने के लिए तो बहुत पैसे चाहिए ना, तो फोर्ड ने कहा अगर मेरी कार इस फिल्म के अंदर बताई आपने, कार रेसिंग के अंदर है ना, कार की रेस होती है फिल्मों के अंदर, खास करके विदेशी फिल्मों में, तो रेस के अंदर फोर्ड वाली कार आगे है और दूसरी कोई कार है, उसका फोर्ड नहीं है, कोई उसके ऊपर कोई नंबर प्लेट नहीं है, कुछ नहीं है, फोर्ड वाली कार है। उसको जो है वो उस जमाने के नंदा को याद होगा, हीरो जो होते थे, तो वो हीरो चला रहा है कार को और भगा रहा है, तो फोर्ड की कार जो है वो आगे निकल जाती है। फोर्ड ने उस फिल्म बनाने वाले को $2 लाख फिल्म बनाने के लिए दिया, वापस लेने की जरूरत नहीं, रखो। पर ये अंतर आना चाहिए। आप अब कभी पिक्चर देखने जाएं तो पिक्चर के अंदर हमारी जो फिल्में शुरू होती हैं, फिल्म के शुरू में एक्नॉलेजमेंट आता है, आपने देखा एक्नॉलेजमेंट आता है, उसमें आता है मीडिया स्पॉन्सर्स, थैंक्स टू दिस, नोकिया, ये वो सारी इतनी सारी कंपनियों के नाम आते हैं। अपने को लगता नहीं कि ये कंपनियों का इसमें क्या लेना देना है फिल्म के अंदर। अभी मेरी बात आप सुनेंगे, अब उसके बाद में आप देखेंगे, अभी आप फिल्म देखना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि इन सभी कंपनियों के विज्ञापन उस फिल्म के सेट में लगाए हुए हैं। मोटर आगे बढ़ रही है और यहां पर ओनली विमल, ओनली विमल, ओनली विमल, ओनली विमल का 3 बोर्ड पास हो जाते हैं। हीरो होर्डिंग के नीचे खड़ा हुआ है और होर्डिंग के ऊपर जो है पल्सर, बजाज पल्सर या हीरो होंडा की मोटर। क्रिश की मूवी बनानी है तो गाड़ी कौन सी है, ये सारी की सारी स्पॉन्सर किए होते हैं और स्पॉन्सरशिप जो है कंपनी में से आती है। हीरो कौन सी शर्ट पहनेगा, हीरोइन कौन सी ज्वेलरी पहनेगी, आप देखेंगे तो उसमें आता है आगे एक्नॉलेजमेंट में कि थैंक्स टू गीतांजलि, गीतांजलि है ना हीरो का हार बनाने वाली, सोने की हार बनाने वाली कंपनी। तो वार्डरोब और पीछे के तो कोई देखता नहीं क्योंकि हम उठ के चल देते हैं, फिल्म जैसी पूरी होती है उसके बाद में एक पूरी एक्नॉलेजमेंट की आती है कि हीरोज वार्डरोब थैंक्स टू पीटर इंग्लैंड।
हीरोइंस वार्डरोब थैंक्स टू जो भी कोई ब्रांड की कंपनियां हैं उनकी। तो सारे सेट्स में हर जगह के ऊपर आप देखेंगे कि पीछे बोर्ड आते हैं, मैकडोनल्ड का बोर्ड आएगा कहीं पर। हीरो का मैकडोनल्ड से कुछ लेना देना नहीं है, परंतु वो जहां से होकर गुजर रहा है या जहां वो किसी के साथ में बात कर रहा है, बैकग्राउंड के अंदर और वो झपक झपक होता रहता है मैकडोनल्ड का। तो आपका जो राइट ब्रेन है वो तुरंत उसको कैप्चर कर लेता है। तो एडवर्ड बर्निस ने ये तरीके इजाद किए। उसमें पहला उसका जो सबसे बड़ा असाइनमेंट था वो था अमेरिकन टबैको कंपनी का। हमारी अमेरिकन टबैको कंपनी ने कहा कि हमारी सिगरेट बिक नहीं रही। उस जमाने में लड़कियां सिगरेट नहीं पीती थी। अमेरिका के अंदर लड़कियों का सिगरेट पीना बहुत खराब समझा जाता था। खराब यानी जिसको हम शास्त्रीय भाषा में कहते हैं टेबू। टेबू समझा जाता कि ये लड़कियां सिगरेट नहीं पीती। एडवर्ड बर्निस ने 12 अमेरिका की सबसे अच्छी मॉडल तो जानते हैं ना, फैशन डिजाइनिंग के लिए जो कपड़े पहन कर ये करती हैं, 12 मॉडल को अमेरिका का जो सबसे अच्छी स्ट्रीट है, सबसे जहां सबका अट्रैक्शन होता है, ब्रॉडवे स्ट्रीट के ऊपर कहा उन लोगों को कि हाथ में एक बैनर पकड़ो। उस बैनर पे लिखा हुआ है फ्रीडम मार्च। क्या नाम लिखा है बैनर के ऊपर? फ्रीडम मार्च। और ये सभी 12 की 12 लड़कियां हाथ पे ऐसे सिगरेट लेकर सिगरेट पी रही हैं, धुआं उड़ा रही हैं, और 2 किलोमीटर का उन्होंने मार्च किया। सारा मीडिया वहां पर मौजूद। अभी अमेरिका एक ऐसा देश है जहां फ्रीडम है ना, कोई कहे कि ये हमारी फ्रीडम है तो उसके बारे में तो कोई कुछ बोल नहीं सकता। अब औरतें आगे कह रही हैं कि हमारी फ्रीडम क्या है? सिगरेट पीना वो हमारी फ्रीडम। इसको जो पब्लिसिटी मिली, 1 घंटे का वो कार्यक्रम था। 1 घंटे के कार्यक्रम को प्रेस में, मीडिया में जो पब्लिसिटी मिली, 1 साल में अमेरिकन टबैको कंपनी का सेल 2 गुना हो गया। कितना? 2 गुना। यानी अमेरिका में जितने आदमी सिगरेट पीते थे उतनी औरतें सिगरेट पीने लग गई। ये उसका सबसे मशहूर ये था। तो उसके बाद तो फिर लोगों की लाइन लग गई। उसके बाद में तो ये जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां अमेरिका में हैं, उन सभी कंपनियों ने कहा कि अरे वाह, कमाल कर दिया एडवर्ड बर्निस, सलाम है तुमको, अभी हमारे प्रोडक्ट को आप पकड़ो। सबसे पहले कौन आया? प्रॉक्टर एंड गैम्बल। हाँ जी, मुझे एक सवाल था हाँ। कि जैसे ऐसी लड़कियां दिखाना हाँ। जो सेक्सुअली एग्रेसिव सिंबल्स देती है, हाँ। ये तो वैसे पुरुषों के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव साइन है। हाँ। और ये अलग अलग जगह पे एडवर्टीजमेंट्स के लिए यूज किया जाता है, आज भी यूज किया जाता है, तो हाँ। वो तो इफेक्टिवली दिखता है। मैं सोच रहा था ऐसे कि ऐसे और कौन सी चीजें होती है? वो आगे सब आगे। मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं एडवर्ड बर्निस की कहानी सुना रहा हूं। अच्छा। तो उसकी कहानी में जैसे जैसे नई नई चीजें आती जाती हैं, वैसे वैसे मैं आपको बताता जाता हूं। अच्छा, समय का कोई मुझको कह देना कि अभी समय हो गया है, और नहीं तो हम ये कहानी जो है वो डिनर के बाद में भी चालू रख सकते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सारी रात बैठकर आपको एडवर्ड बर्निस की कहानी सुना सकता हूँ। आपकी तैयारी होनी चाहिए। अशोक, हाँ। एक ही सेकंद थोडंसं. ह्याच्यात जे म्हातारे आहेत, ज्यांच्या कंबर दुखते, ते सर्व इथे येऊन बसा. यांच्यासाठी तर तेच म्हणून राहिले. फक्त तुम्हाला मला वाटतं की आपसामध्ये जागा थोडीशी कमी होते आहे पाय पसरवायला. तर असं जरा मोकळं बसा. इकडे जा, समोर जा, तिकडे जा, इकडे जागा. इथे माझ्या समोर सारखं वाटल्यास इकडे असे बसा. डिसिप्लिन का सवाल बराबर है.
अभी एडवर्ड बर्निस ने, प्रॉक्टर एंड गैम्बल वाले आए तो उसके कारण से साबुन को अगर बेचना है तो कैसे बेचेंगे, तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल के लिए एडवर्ड बर्निस ने अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का संपर्क किया और कहा कि आपको मेडिकल की कॉन्फ्रेंस करने के लिए हम $1 लाख देंगे, अच्छी बढ़िया कॉन्फ्रेंस आप करो। मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी ने पूछा हमको क्या करना है, कि आपको इतना ही कहना है कि ये जो साबुन है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का साबुन है, लाइफ बॉय है या जो भी कोई साबुन था उसका, उस समय कुछ अलग नाम था, तो ये कहना ये साबुन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ये साबुन स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। और जब ऐड आएगा तो उसमें नीचे लिखा हुआ आएगा रिकमेंडेड बाय अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, रिकमेंडेड बाय, अभी आप देखते हैं कुछ कोलगेट आता है तो उसमें लिखा हुआ है इंडियन डेंटल एसोसिएशन के द्वारा, इंडियन डेंटल एसोसिएशन वाले ने कभी कोलगेट इस्तेमाल ही नहीं किया, कभी हाथ में भी नहीं लिया, क्योंकि उनको पैसे मिलते हैं इसलिए वो करने की छूट दे देते हैं। आपने देखा होगा ऐश्वर्या राय का एडवर्टीजमेंट आता है, वो एक लड़की इधर से जा रही है, एक उधर, सब ऐश्वर्या की तरफ देख रहे हैं और फिर धीरे से ऐश्वर्या बोलती है लक्स। आप में से कितने लोग मानते हैं कि ऐश्वर्या लक्स से नाती होगी? फिल्म तारिकाओं का पसंदीदा साबुन लक्स। एक दिन ऐश्वर्या आती है, एक दिन रानी मुखर्जी आती है, अभी जो है वो विद्या बालन आना शुरू हो गई, डर्टी पिक्चर आने के बाद में वो विद्या बालन। ये जो चीजें हैं हीरो हीरोइन का इस्तेमाल करना, दूसरे नंबर पर फोर्ड की कार के लिए, क्योंकि ये तो धीरे धीरे विज्ञापन पुराने होते चले जाते हैं, हीरो भी बना दिया, अभी और बढ़ाना है तो क्या करना है, तो विज्ञापन इस तरह से आता है फोर्ड का। ये कार खरीदने पर आपका पड़ोसी आपकी ईर्ष्या करेगा। अगर ये कार आप खरीदेंगे तो आपका पड़ोसी आपकी ईर्ष्या करेगा, और अगर आपका पड़ोसी आपकी ईर्ष्या करेगा तो आपको कितना आनंद होगा। अगर आपका पड़ोसी आपकी ईर्ष्या करेगा तो आपको इससे आनंद होगा। आनंद की डेफिनेशन, वो सब फ्रायड ने जो रोग बताए थे, उन सभी रोगों को एडवर्ड बर्निस ने सामान बेचने के लिए इस्तेमाल किया। ओनिडा का एडवर्टीजमेंट आप लोग देखा, ऑनर्स क्या, नेबर्स एनवी ऑनर्स प्राइड, नेबर्स एनवी ऑनर्स प्राइड। आपको किस चीज के ऊपर गर्व होता है? जिस चीज की ईर्ष्या पड़ोसी करे। उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे है? ये जो सारी चीजें हैं साइकोलॉजिकली उसने देखा धीरे धीरे करके, और इन सब चीजों के लिए फ्रायड ने, इसने एडवर्ड बर्निस ने तरीका इजाद किया, उसको कहते हैं फोकस ग्रुप इंटरव्यू। ये सारे जो काम चल रहे थे, एडवर्ड बर्निस की कंपनी का जो नाम था या एडवर्ड बर्निस का काम था, उसका नाम था पब्लिक रिलेशन। सारे अमेरिका के अंदर एक डिसिप्लिन है, जैसे डिसिप्लिन आपका सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, वगैरह वगैरह है, इसी तरह से एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने का विषय है पब्लिक रिलेशन। और ये जो फोर्ड के लिए, अमेरिकन टबैको कंपनी के लिए, प्रॉक्टर गैम्बल के लिए, ये सब जो किया, वो उसने काय के लिए किया कि पब्लिक रिलेशन। कौन, किसका पब्लिक रिलेशन? उत्पादन बनाने वाले का ग्राहक के साथ पब्लिक रिलेशन, पब्लिक रिलेशन की कला। एडवर्ड बर्निस ने बहुत शुरू में
एक वाक्य लिखा है। ये यहाँ पर मैंने इसको प्रिंट करके यहाँ लगाया भी हुआ है, जिनको ज्यादा डिटेल में देखना है वो देख लेना। पर मैं उसका एक वाक्य आपको खाली पढ़कर सुनाता हूं, अंग्रेजी में है, फिर उसका मैं हिंदी बोलूंगा। और ये जो वाक्य लिखा है उसने सभी चीजों के ऊपर लागू पड़ता है, ये खाली विज्ञापन के ऊपर ऐसा नहीं है। उसने ये लिखा, इफ वी अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म एंड मोटिव्स ऑफ द ग्रुप माइंड, हम सब लोगों का, कई बार ये होता है ना वो कि मास साइकोलॉजी होती है, मास साइकोलॉजी जैसा शब्द आता है, तो ये ग्रुप माइंड। इफ वी अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म एंड मोटिव्स ऑफ द ग्रुप माइंड, is it not possible to control and regiment the masses according to our will without their knowing about it? ये जो आखिरी के शब्द हैं बहुत महत्व के, बहुत बड़े हैं। क्या ये संभव नहीं है कि अगर हमको लोगों की आदतों का, लोगों के सोचने के तरीके का अगर हमको पता चल जाए, एक आदमी नहीं, लोगों, क्योंकि भेड़ चाल होती है। अगर तुमने मारुति ली है तो पड़ोस वाला भी लेगा, वो भी लेगा। आप एक जो हीरो होंडा का एक मोटरसाइकिल ले आए, मैं कई कॉलेजेस में वगैरह में जाता हूं, बाहर पार्क किए होते हैं। एक बैच के हीरो होंडा के जो ये होते हैं, क्या कहते हैं उसको, नया जो निकलता है, पल्सर निकला है तो पल्सर होगा, या क्या क्या नाम है हीरो होंडा के, करिश्मा। अभी कौन सा चल रहा है? तो सभी के पास में वही होता है, पूरी की पूरी क्लास के पास में हीरो होंडा का एक ही मॉडल होता है। सेकंड ईयर वाले के पास में मॉडल जुदा है और थर्ड ईयर वाले के पास में मॉडल जुदा है। एक साल में मॉडल बदल जाता है तो दूसरा मॉडल खरीदना ही पड़ता है सारे पीयर ग्रुप के पास में। तो ये क्या है? ये ग्रुप की साइकोलॉजी है। अगर ग्रुप की साइकोलॉजी हमको समझ में आ जाए तो क्या ये संभव नहीं है कि हम जो चाहें वैसा ही लोग करें और उनको पता भी ना चले। ये उसकी किताब का ब्रह्म वाक्य, पब्लिक रिलेशन का दिस इज द मोटो, कि अगर हमको लोगों की आदतें, लोग कैसे निर्णय लेते हैं, उसके बारे में अगर हमको पता चल जाए तो क्या यह संभव नहीं है कि हम उनसे वही काम करवा सकें जो हम चाहते हैं। एडवर्ड बर्निस का मानना यह था कि डेमोक्रेसी, अच्छी तरह से अगर डेमोक्रेसी चलाना है तो हम जिसे चाहें उसे लोग वोट दे दें, तभी डेमोक्रेसी स्मूथली चल सकती है। बाकी हर एक आदमी अपने अपने विचार से लोगों को पसंद करने जाएगा तो डेमोक्रेसी अच्छी तरह से नहीं चलेगी। ऐसा एडवर्ड बर्निस का फर्म मानना था, उसका फर्म विचार था कि डेमोक्रेसी को कुल 4-5 लोग मिलकर चलाने चाहिए, वही लोग निर्णय लेना चाहिए और बाकी के लोगों को जैसा निर्णय उन्होंने लिया है उसको फॉलो करना चाहिए। इसके लिए टेक्निक्स क्या क्या इजाद की, मैं उन टेक्निक्स की बात आपको बता रहा हूं। हीरो का ये करना, ईर्ष्या की बात करना। एक टेक्निक उन्होंने साबुन बेचने के लिए ये इजाद की कि लोग, फिर वो सीरियल शुरू हो गए, टीवी आ गया तो सीरियल शुरू हो गए। तो पहले तो सिनेमा में जाता था एडवर्टीजमेंट साबुन का, उसके बाद में उन्होंने कहा कि लोग साबुन का एडवर्टीजमेंट थोड़ी देखेंगे, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि एक लंबा सीरियल बनाओ। सीरियल जो है, पहले अमेरिका के अंदर 4 एपिसोड के, 5 एपिसोड के सीरियल बनते थे। वो एक सीरियल को एक स्पॉन्सर होता था। इसने कहा कि नहीं, कम से कम 40 एपिसोड का सीरियल, कितना 40 एपिसोड, 45 एपिसोड का सीरियल, और उसके अंदर साबुन की अपने को विज्ञापन देना है। तो इतनी बार लोग जब देखेंगे साबुन का विज्ञापन तो फिर हमारा ही साबुन खरीदेंगे। इस प्रकार के सीरियल का, क्योंकि प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने उसको स्पॉन्सर किया था, इस प्रकार के सीरियल का नाम पड़ा सोप ऑपेरा। सोप ऑपेरा, सोप काय का आया, सोप है वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने अपना साबुन बेचने के लिए किया था, इस कारण से वो सीरियल आया। और हमारे देश में फैमिली प्लानिंग को बेचने के लिए, लोग फैमिली प्लानिंग में नहीं मानते हैं, तो फैमिली प्लानिंग को अगर बेचना है, उसका सोशल मार्केटिंग करना है, तो क्या करना पड़ेगा? वर्ल्ड बैंक ने सलाह दी सीरियल बनाओ। एडवर्ड बर्निस ने बताया ना अपना, सीरियल बनाओ।
तो सीरियल आया हम लोग। आप लोगों ने नहीं देखा क्योंकि आप लोग छोटे थे। तो हम लोग पूरे साल भर चला, 1-2 एपिसोड नहीं, पूरे साल। और हम लोग जिस दिन आता होता था, सब लोग काम काज बंद करके हम लोग के सामने बैठ जाते। पर वो सीरियल काहे के लिए था? परिवार नियोजन। और जिन्होंने बनाया था वो क्या देख रहे थे कि कितने लोगों ने उसके बाद में परिवार नियोजन अपनाया है। ये जो आपके सीरियल आते हैं, जो एडवर्टीजमेंट दिए जाते हैं, एडवर्टीजमेंट देने वाली एजेंसी के पास में एक दूसरी एजेंसी होती है सर्वे करने वाली। ये हम मोजड़ी की बात कर रहे थे ना सर, सब सर्वे करना चाहिए, जानना चाहिए। तो उन्होंने पूरा एक सैंपल निकाला हुआ है और वो सैंपल के ऊपर लोग घर घर जाके सर्वे करते हैं कि इस एपिसोड के बाद में, हाँ, महीने के बाद और इसके बाद में नहीं, जिस एपिसोड में हमने एडवर्टीजमेंट दिया था उस एपिसोड के बाद में लक्स का सेल कितना बढ़ा। अगर सेल नहीं बढ़ता है तो वो ऐड निकल जाता है, दूसरा ऐड आएगा उसके बाद। तो दे कीप कैलकुलेटिंग कि हर एक ऐड के साथ में सेल बढ़ना चाहिए। अगर सेल नहीं बढ़ता है तो बेकार है। और ये सेल कैसे बढ़ता है? क्योंकि आपके राइट ब्रेन के अंदर वो चला गया है। ये सारी बातें आपके राइट ब्रेन में चली गई है। आपके यार दोस्त मिलते हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं। जब आप खरीदी करने के लिए जाते हैं, जैसे ही आप दुकान के अंदर खरीदी करने के लिए जाते हैं, आपके मुंह से जाने अनजाने निकल जाता है ये वाला दो, इसका पैकेट दो। जिसका लेस का अगर ये पोटैटो चिप्स आता है तो आपके लेस के 2 पैकेट दे दो, क्योंकि वो रोज आता है। मैगी का दे दो 2 पैकेट, क्योंकि मैगी का इतना ऐड आता रहता है तो मैगी के लिए। तो आप वही चीज खरीदते हैं जिसका असर आपके राइट ब्रेन के ऊपर जाने अनजाने में पहले ही हो चुका है। जानकर नहीं होता है, वो अनजाने में आपके हो गया है। ये अनजाने में कैसे होता है? आप लोग सब साइंस वाले हैं इसलिए मैं ये सब बातें कर रहा हूं, बाकी इतनी डिटेल में मैं ये बात नहीं करता हूं। हमारे आंख के मार्फत ब्रेन में जो जानकारी जाती है पर सेकंड, कंप्यूटर वाले हैं इसलिए बिट्स का सबको मालूम है ना। हाँ। बिट्स यानी क्या? बाइनरी डिजिट्स। वेरी गुड। कई लोगों को बिट्स का एक भी पूरा नहीं मालूम होता है। उसमें बाइनरी का बी लिया हुआ है और डिजिट का 8 लिया हुआ है, इसलिए बिट। आपके दिमाग में प्रति सेकंड लगभग, थोड़ा ज्यादा होता है, पर 1 करोड़ आपका दिमाग प्रति सेकंड 1 करोड़ और कुछ लाख है, पर मैं वो छोड़ दे रहा हूं ये समझने के लिए। 1 करोड़ बिट्स इंफॉर्मेशन प्रति सेकंड दिमाग में जाती है। कंप्यूटर वाले हैं इसलिए आसान, तो अपने दिमाग की कैपेसिटी भी आप समझ लो। 1 करोड़ बिट्स जाती है, पर इसमें से खाली 40 बिट्स, only 40 bits information is processed by your left brain, जो कॉन्शियस ब्रेन है। आपका जो चेतन मस्तिष्क है, उस चेतन मस्तिष्क के पास जाती है 40 बिट और बाकी की जाती है, टोटल जाती है 1 करोड़ बिट। क्या प्रोपोर्शन हुआ लेफ्ट और राइट ब्रेन का? अगर आप बैठ के जिनको गिनना आता है वो गिन लें। मैंने हिसाब लगाया था 99% वर्सेस दिस इज द प्रोपोर्शन। आपकी आंखों के मार्फत आपके दिमाग में जो जानकारी जा रही है, इसका अध्ययन किसने करवाया? एडवर्ड बर्निस ने। इसका बहुत डिटेल अध्ययन हुआ है कि क्या जानकारी दिमाग में जा रही है। तो जिन जानकारी कहां भेजना है, एडवर्टीजमेंट करना हो तो राइट ब्रेन के अंदर भेजना है। और राइट ब्रेन के तो जो जानकारी जा रही है वो आपको ही सोच समझ कर नहीं जाने दे रहे हैं, वो तो आपको बताए बिना ब्रेन के अंदर वो जानकारी चली जाती है। तो जो ऐड बनाए जाते हैं, उस ऐड में 3-4 बातों का बहुत ध्यान रखा जाता है। एक, कि उस ऐड में जो बात हमको कहनी है वो थोड़ी छिपे रूप से हो।
वो ऐसी दिखाई नहीं दे, अक्षर में नहीं लिखी होती है, जो बात उनको कहना है वो चित्र में बताई हुई होती है। आप कितना पढ़ते हैं मुझे मालूम नहीं है, ऐड पढ़ते हो अगर, जैसे कि मैं पढ़ता हूं तो एक ऐड आता है, चंदन और हल्दी के गुणों से भरपूर। किसका ऐड है भाई? वीको वज्रदंती का। वीको की जो क्रीम आती है, वीको की क्रीम का ऐड है, उस पर लिखा हुआ है, उस पर उसके साथ में जो सॉन्ग आता है, हल्दी और चंदन के गुण इसमें समाये, त्वचा की रक्षा करे, आयुर्वेदिक क्रीम है वो। वीको टर्मरिक नहीं, कॉस्मेटिक, ऐसा कॉस्मेटिक नहीं है ये तो आयुर्वेदिक क्रीम है। अभी आप नीचे जो लिखा हुआ है वो आप पढ़ें। नीचे एक छोटी सी एक सब टाइटल लिखा हुआ आता है, उस पर लिखा होता है, डज नॉट कंटेन सैंडलवुड और सैंडलवुड ऑयल। डज नॉट कंटेन, ऐसा लिखा होता है। पर एक दूसरी ऐड तो ऐसी आती है जिसके अंदर वो बोलता ही है। एक वीको की क्रीम है, उसका नाम है वीको WSO क्रीम, सुना है ना? WSO क्रीम। अच्छा, कोई मुझे बताएगा WSO का क्या मतलब है? विदाउट सैंडलवुड ऑयल। WSO का माने है विदाउट सैंडलवुड ऑयल, और उसके साथ में आता है चंदन के गुण समाये। फिर रिन का बार आता है, बर्तन साफ करने का रिन का बार आता है, रिन बार बर्तन साफ करने के लिए। नींबू के गुणों से भरपूर, नींबू के गुणों से भरपूर। नीचे सबटाइटल लिखा हुआ है, डज नॉट कंटेन लेमन। जिसमें लेमन डाला नहीं है वो नींबू के गुण से कैसे भरपूर हो गया? ये सबटाइटल अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ख्याल में आएगा कि जो बात कही जा रही है उसने, क्योंकि कोई कोड बना हुआ है एडवर्टीजमेंट का कि आपको झूठ अगर बोल रहे हैं तो उसके साथ में कुछ नीचे देना पड़ेगा। तो झूठ बोलने की छूट है, पर साथ में ऐसे बारीक अक्षरों में कि जो टीवी के ऊपर आप नहीं पढ़ सकें। ये अगर आपको पढ़ना है तो आपको फिल्म के साथ में जब ऐड आता है तब ये एक्चुअली आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, पर टीवी के अंदर वो इतना छोटा होता है कि आपको दिखाई नहीं देता है। आपको जो दिखाई देता है वो तो चंदन के गुणों से भरपूर, उसमें चंदन की फोटो बताई होती है। जब रिन का साबुन होता है उसमें नींबू बताए होते हैं, 3-4 नींबू, फ्रेश नींबू बताए हुए होते हैं। नीचे लिखा होता है इसमें नींबू नहीं है। अब आपका जो ब्रेन है उसकी एक मर्यादा है, उसकी मर्यादा ये है कि वो नींबू का चित्र देख रहा है, उसका ध्यान नीचे जो लिखा हुआ है उसके ऊपर जाता नहीं। क्योंकि हम लोग बैठे हुए, हम सीरियल देखने बैठे हैं, कोई फिल्म देखने बैठे हैं, उसके बीच में एक जो है वो एडवर्टीजमेंट आ जाता है। और आपका दिमाग इतना फास्ट है कि अगर सिर्फ 6 सेकंड के लिए भी कोई चीज आपके नजर के सामने से पास हो, उसको आपका दिमाग रजिस्टर कर लेगा। ये जानकारी इनके पास में, डॉक्टरी जानकारी इनके पास में है। एनीथिंग इफ इट पासेस थ्रू योर आईज, और फोरग्राउंड में नहीं। जैसे मैं यहां बैठा हुआ हूं, मैं आज सुबह देख रहा था कि मैं बैठ के कुछ किसी का लेक्चर चल रहा था, पर पास में मेरे पीछे बैठा हुआ कोई अपनी कॉपी के पेज बदल रहा था, तो वो भी मेरे दिमाग में रजिस्टर हो रहा था, जो कि कोई काम की चीज नहीं है। परंतु मेरे पीछे बैठी हुई कोई लड़की अपनी नोटबुक के पेजेस घुमा रही थी, कोई जो है अपना लेक्चर चल रहा था पर वो अपने मोबाइल के अंदर कुछ मैसेज भेज रही थी, या तो कुछ देख रही थी, कुछ कर रही थी। कई बार बोर होता है तो बैठे बैठे, आजकल मोबाइल का ही फायदा है कि अगर लेक्चर में बोर होते हो तो उसके अंदर मोबाइल में देखने का काफी होता है। सो यू जस्ट नहीं, वो इनके कॉलेज का कारण है। कॉलेज में बोर होता है तो क्या करें, अभी यहाँ भी वैसा करेंगे तो वो आदत पड़ी हुई है, इसलिए आदत को छुड़वाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अभी आदत पड़ी हुई उसके कारण से। बाकी हम लोग ये करते हैं कि मोबाइल बाहर रखकर आना होता है, मोबाइल अंदर लाने देते नहीं है। वो होता है तो वो आदत के कारण से होता है, वो ऐसा नहीं है कि डेलिबरेटली कर रहे हैं, पर जैसे ही बोर होते हैं तुरंत हाथ मोबाइल पर ही जाता है। क्या तो मैं उनको डरा रही हूँ। अच्छा, नहीं जरूरत नहीं। थोड़े में एडवर्ड बर्नीस का थोड़ी और किस्से सुन लेते हैं। ये इतना आसान नहीं है जितना आपको दिखाई दे रहा है। उसने, एडवर्ड बर्नीस ने अमेरिका के अंदर 4 राष्ट्रपति को जो बिल्कुल हारने वाले थे उनको जितवाया।
टीवी के अंदर और अखबार के अंदर जिस प्रकार की कैंपेन चलाई, वो बिल्कुल खराब लोग थे। उनकी इमेज इतनी अच्छी बना दी एडवर्टीजमेंट दे करके कि लोग जाकर वोट दे आए। कौन वोट दे आए? अमेरिका के लोग। अमेरिका के लोग, अमेरिका में तो सब पढ़े लिखे होंगे ना, हमारे यहाँ तो कहते हैं कि पढ़े लिखे नहीं है इसलिए चाहे किसको दे दिया, ये कर दिया वो कर दिया। अमेरिका के लोगों को, उन्हीं लोगों को वोट देना पड़ा जिसको एडवर्ड बर्निस ने तय किया था। और उसका अच्छा, अब ये खाली इतना ही नहीं है, हमारे क्या लेना देना अमेरिका में चलता है उससे, हमारा क्या लेना देना है। अब आपको आगे की बात बताता हूं। अब ये हुआ, अमेरिकन फूड कंपनी थी एक, अमेरिकन फूड कंपनी थी, वो ग्वाटेमाला और बाकी के लैटिन अमेरिकन देशों से केले खरीदती थी। केले, क्योंकि वहां एकदम सस्ते दाम पर केले मिलते थे और काफी महंगे दाम पर अमेरिका में केले लाकर बेचे जाते थे। हुआ ये कि ग्वाटेमाला में पहले डिक्टेटरशिप और ये सब चलती रहती थी, तो वो डिक्टेटर को खरीद कर और अपने मर्जी से जो भी काम करवाना है करवा सकते थे। तो उसके कारण से केले के किसानों और केले के मजदूरों को बहुत कम रोजी मिलती थी। केले के मजदूर जो हैं, आपको यहाँ ख्याल है तो मालूम नहीं, खानदेश के लोग ये गन्ने की कटाई के लिए गुजरात जाते हैं। इतनी खराब परिस्थिति में वो रहकर गन्ने की कटाई करते हैं कि बिल्कुल नरक जैसा वातावरण होता है। रात दिन एकदम ठंडी के अंदर, और एक प्लास्टिक के शेड के अंदर 8-8, 10-10 जनों को रख देते हैं और वो गन्ना कटाई करने जाते हैं। बहुत एक्सप्लॉइटेशन उनका होता है। तो ऐसा ही एक्सप्लॉइटेशन ग्वाटेमाला में जो बनाना के खेत के अंदर काम करने वाले मजदूर थे उनका होता था। हुआ ये कि चुनाव हुए ग्वाटेमाला में और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार वहां पर सत्ता में आई। तो जो राष्ट्रपति बना वो राष्ट्रपति बहुत अच्छा था और उसने तुरंत ही ये केले के खेतों में जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उसको बंद करने के लिए नियम बनाए और अमेरिकन टोबैको कंपनी अब पहले के दाम पर केले नहीं खरीद सकती। ऐसा हो गया। अमेरिकन टोबैको कंपनी गई एडवर्ड बर्निस के पास में। एडवर्ड बर्निस के क्या करें, ये हमारा तो सारा प्रॉफिट एकदम नीचे आ गया। हम जो है मुफ्त के भाव में केले खरीदते थे। आप लोग जो अंग्रेजी अखबार वगैरह पढ़ते हैं, थोड़ा जनरल नॉलेज की बातें कह देता हूं। एक टर्म है बनाना रिपब्लिक। ये बनाना रिपब्लिक इस पर से आई, ये जहां से आप वहां के राजाओं को खरीद करके राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को खरीद लो, डिक्टेटर को खरीद लो और सस्ते दाम के ऊपर बनाना खरीद कर अमेरिका में ले आओ। तो ऐसी रिपब्लिक जो अमेरिका के कहे से काम करती हो उसको कहते हैं बनाना रिपब्लिक। ओके, ये तो साइड की बात। पर एडवर्ड बर्निस को कहा गया कि आप कुछ करो। एडवर्ड बर्निस ने कहा कि ये तो सारा एड से तो कुछ नहीं होगा, इसमें विज्ञापन करने से तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। वहां का जब तक ये राष्ट्रपति है तब तक अपना काम चलने वाला नहीं है। तो एडवर्ड बर्निस ने योजना बनाई। क्या योजना बनाई कि राष्ट्रपति को सत्ता में से निकलवा। कैसे निकलवा सकते हो? चुनी हुई सरकार है, तो आपके जैसे युवाओं को पसंद किया गया। उनको अमेरिकन फूड कंपनी ने पैसे दिए कि आप क्रांति करो, देश में क्रांति करो, हैं? देश में क्रांति। और वो जो राष्ट्रपति चुनकर आया था अमेरिका में, प्रचार विज्ञापन ये किया गया सारे अखबारों में, मीडिया के अंदर, कि ये कम्युनिस्ट है, ये आदमी कम्युनिस्ट है, अमेरिका का भला नहीं चाहता है, इसलिए इसने केले के दाम बढ़ा दिए। अमेरिका में कम्युनिस्ट जो है ना, वो सबसे बड़ा दुश्मन। अमेरिका के अंदर अगर किसी को कम्युनिस्ट कह दिया, खलास, कम्युनिस्ट तो चाहिए ही नहीं। तो अमेरिका में एक प्रचार प्रसार कर दिया बराबर, और वहां पर कुछ लोगों को खरीद कर उनको कहा कि आप यहां पर क्रांति करिए। और एडवर्ड बर्निस गया CIA के दफ्तर में, CIA वालों के साथ में हाथ मिलाया। CIA ने सारा ऑपरेशन किया, ये पूरा वहां पर क्रांति करना, लोगों को हथियार देना। हथियारबंद लोगों ने उस राष्ट्रपति की सरकार को गिरा दिया और ग्वाटेमाला में फिर से वो केला मुफ्त के भाव मिलना शुरू हो गया। तो आपको लगता है कि ग्वाटेमाला में हुआ हमारा क्या लेना देना? आप हर एक चीज को जरा सोच के देखिए। आपके सारे देश में हम लोग सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से आप शुरू कर दीजिए, कौन सा दंत मंजन पेस्ट इस्तेमाल करते हैं? कोलगेट। कौन कंपनी है? कहां की कंपनी है?
हम अपने जीवन में सुबह जो हमारी होती है टूथब्रश टूथपेस्ट से शुरू होती है, बराबर है। उसके बाद में चाय, ब्रुक प्रॉन टी, कहां की कंपनी है? इस देश में लोग नहीं है क्या कंपनी चलाने के लिए? आप ये मैं एक्सरसाइज आपको दे रहा हूं, मैं अभी गिनाऊंगा नहीं क्योंकि गिनाऊंगा तो 3-4 घंटे निकल जाएंगे, पर मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूं। सभी निर्माण वालों से मेरी विनती है कि आप अपने घर में बाजार से लाई हुई जो भी चीज इस्तेमाल करते हैं एक लिस्ट बनाइए, उस पर उस चीज का नाम लिखिए। बाद में जो आपने अभी तक नहीं किया है वो ये करना है, जैसे टूथपेस्ट है तो उसके ऊपर पट्टी के ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है, लेट्स लुक, उसमें क्या लिखा हुआ है कि किसकी बनाई हुई है, अंडर लाइसेंस फ्रॉम क्या लिखा हुआ है, इंग्रेडिएंट्स क्या लिखे हुए हैं, वगैरह वगैरह, और उसकी प्राइस कितनी है। प्राइस लिखने के बाद में एक और कॉलम बनाइए जिसमें लिखना है पर ग्राम प्राइस है या पर 100 ग्राम प्राइस, जो हम कभी देखते नहीं। एक टूथपेस्ट जो है 150 ग्राम का आता है, दूसरा जो है 140 ग्राम का आता है। जब आप लेने जाते हो तो पता नहीं है, एक जैसी साइज के दिखाई देते हैं तो 140 ग्राम वाला सस्ता लगता है, पर घर आके जब देखते हैं तो पता चलता है कि इसमें तो 140 ग्राम है। कोलगेट वालों का एक प्लेटू आ गया था हिंदुस्तान के अंदर कि उससे ज्यादा वो बिकता नहीं था, क्योंकि जिन लोग कोलगेट के ऊपर हुक हो गए वो सब कोलगेट इस्तेमाल करते थे। तो उसके बाद में कोलगेट बिकेगा कैसे? तो कुछ तो हम लोगों ने ये किए कि अब नए पैकिंग में, अब नमक के साथ, अब फ्लोराइड के साथ, अब बिना फ्लोराइड वाला, पहले आया फ्लोराइड के साथ, अभी कहा कि बिना फ्लोराइड वाला, क्योंकि फ्लोराइड से नुकसान होता है। अभी क्या आता है, आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या? नमक के लिए टूथपेस्ट लाने की जरूरत है क्या? रसोई घर में जाकर, हमारे यहाँ गांव में मैंने देखा है बहुत सारे लोग खाली नमक से ही मंजन करते हैं, हाथ के ऊपर नमक लेते हैं उससे मंजन करते हैं। कुछ लोग तो ब्रश पर नमक रखकर उससे मंजन करते हैं। तो तुम्हारे टूथपेस्ट की, किसी भी टूथपेस्ट में ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है जिससे दांतों की रक्षा होती है। मैं अभी एक ये देख रहा था हेल्थ का प्रोग्राम, जिसके अंदर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के डेंटल विभाग के हेड आए हुए थे। लोकसभा टीवी के ऊपर वो हेल्थ का प्रोग्राम आता है, तो उनसे किसी ने प्रश्न किया सीधा कि साहब कौन सा टूथपेस्ट अच्छा है, टूथपेस्ट कौन सा अच्छा है या उसमें क्या होना चाहिए? उसने कहा आप जो करते हैं वो मसूड़ों की मालिश करते हैं। जब हम ब्रश करते हैं तो उससे आपके मसूड़ों की, आपके जो गम्स हैं उसकी मालिश होती है। आप उंगली से भी कर सकते हैं, ब्रश से भी कर सकते हैं, हल्के हाथ से। पर टूथपेस्ट में जो होता है उससे इसका कुछ लेना देना नहीं। आप कोई भी टूथपेस्ट घिसो, उससे आपके दांत का कोई भला भी नहीं होता है। वो कुछ जो नुकसान होता है वो जेब का नुकसान होता है, इसका कुछ भी नहीं होता। और दूसरा क्या होता है, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। एक टूथपेस्ट वाला लिखता है टूथपेस्ट करने के 12 घंटे बाद तक कीटाणुओं से आपकी रक्षा करता है। और उसकी मम्मी बगल में बैठी हुई है, वो पूछती है डेंटिस्ट से कि अरे ये मेरा लड़का तो चिप्स खाता है, वो फिंगर क्या आते हैं आजकल, कुरमुरे, ये कुरमुरे खाता है, तो इसके दांत का तो कुछ नहीं होगा। अरे कि इसमें कुछ नहीं है। कोलगेट में ऐसे तत्व हैं, ऐसे केमिकल्स हैं जो दांत के अंदर पहुंचकर इसको सड़न से बचाते हैं। तो मां कहती है हाश, अब मेरा लड़का कुछ भी खाए। मैं आपको अपने अनुभव से कह रहा हूं, अगर आपको किसी को भी अपने दांतों की रक्षा करने की फिक्र हो तो सिर्फ एक ही काम करने की जरूरत है। वो काम ये है, आप चाय पिए, आप नाश्ता करें, आप खाना खाएं, दिन के अंदर